For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 194th episode, today again we are going to talk about 16 important and interesting words। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड की आज हम बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपको सीखने चाहिए। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ व्हाइल। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। रेडियो उड़ान है यूट्यूब चैनल का नाम और बेल बटन भी हिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले शो को जरूर कहना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और उम्मीद है कि आप सेफ रहेंगे और पटाखे नहीं चलाएंगे ताकि एनवायरनमेंट भी बचे और आप भी बिल्कुल सेफ रहें। तो अ वेरी हैप्पी दिवाली, और इसी के साथ लेट अस बिगिन दिस लर्निंग सेशन फॉर दिस इवनिंग। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 193rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो पहला वर्ड इस शाम का है वो है इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट, जी हाँ दोस्तों, इनकॉजिटेंट, INCOGITANT, इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट यानी कि थॉटलेस या फिर इनकॉन्सिडरेट, कोई चीज जो थॉटलेस हो, जिसमें कोई थॉट ही नहीं है, तो ऐसी चीज को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? इनकॉजिटेंट। जैसे इट वॉज एन इनकॉजिटेंट आइडिया बाय द टीम, मतलब आइडिया जो उन्होंने टीम ने दिया उसमें कोई थॉट ही नहीं था, कोई सेंस ही नहीं थी। सो इट वॉज एन इनकॉजिटेंट आइडिया बाय द टीम, इनकॉजिटेंट। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज फॉरलोन। फॉरलोन, जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड की शायद हमने बहुत पहले बात की भी है, पर फिर से कर लेते हैं। फॉरलोन, FORLORN, फॉरलोन, FORLORN, फॉरलोन। फॉरलोन यानी कि मार्क्ड बाय और शोइंग होपलेसनेस। जी हाँ दोस्तों, जब जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा डेस्पेयर, DESPAIR, डेस्पेयर। तो वो डेस्पेयर जो वर्ड होता है उसका होता है कि कोई होप ही नहीं बची, आप सोचो जिंदगी खत्म हो गई, कुछ रहा ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो एक फीलिंग जब आ जाती है, जब आपको लगता है कोई आशा ही नहीं रही, निराशा हो जाती है बिल्कुल, तो तब वो हो जाता है फॉरलॉन, FORLORN, फॉरलॉन। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अ फॉरलॉन कॉज, मतलब इस कॉज के लिए ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हो, इस कॉज, ये तो एक फॉरलॉन कॉज है, मतलब जैसे होता है ना कि इसकी कोई होप नहीं है। जैसे अगर सपोज आप कोई चीज कर रहे हो जिसका मतलब कोई स्कोप ही नहीं है कि आगे कुछ नहीं होगा, तो आपको कोई कहेगा कि अरे दिस इज जस्ट एन, क्या है, दिस इज जस्ट अ फॉलन कॉज। मतलब जैसे होता है ना कि एक और एग्जांपल देती हूँ, इट वाज द लास्ट फॉलन अटेम्प्ट, मतलब 3 बार मैंने ट्राई किया वो खोलने का, खुला नहीं, और अभी 4थी बार किया फिर भी नहीं खुला। सो इट वाज द लास्ट फॉलन अटेम्प्ट, मतलब 4थी बार भी मैंने कोशिश की और मुझे विश्वास था, पर वो खुला ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कभी खुलेगा ये। तो जब आपको लगता है कि आशा नहीं रही, सब मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो उस चीज को हम कहते हैं फॉलोन, FORLORN, फॉलोन। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज नेमोनिक। नेमोनिक, MNEMONIC, नेमोनिक। जी हाँ दोस्तों, MNEMONIC, नेमोनिक।
वेल दोस्तों, हो सकता है ये वर्ड आपने सुना हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपने वर्ड ना सुना हो, पर उससे पहले बात सुनिए, जो इसमें एम है वो साइलेंट है। जी हाँ, पहला अल्फाबेट एम जो है वो साइलेंट है। सो ये वर्ड है नेमोनिक, MNEMONIC, नेमोनिक। आई रिपीट, M for monkey, N for New Delhi, E for echo, M for monkey, O for open, N for near, I for India, C for Charlie. So ये हो गया, क्या हो गया? नोमेनिक, MNEMONIC, नेमोनिक। जैसे of or relating to or involved the practice of aiding the मेमोरी, मतलब कोई चीज जो मदद करती है आपको कोई चीज याद रखने में, आपकी मेमोरी को और शार्प बनाने के लिए कोई चीज आपकी मदद करती है, तो उसे हम कह देते हैं नेमोनिक, MNEMONIC, नेमोनिक। जैसे a device such as a rhyme or acronym used to aid recall, मतलब कोई चीज याद रखने के लिए आप जैसे एक्रोनियम रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, जैसे होता है ना लाफ आउट लाउड, LOL, लोल, तो लोल आपने रखा हो लाफ आउट लाउड याद रखने के लिए। ऐसे कोई वर्ड्स ये वो, तो जो आपको कोई चीज याद रखे, जैसे आपको पेपर में याद करने के लिए कोई चीज आप ऐसी ABC कोई एब्रीविएशन बना के या फिर राइम बना के याद रख लेते हैं, याद रखने के लिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, तो तब उस चीज को हम कह देते हैं नेमोनिक। जैसे नेमोनिक डिवाइस, अक्सर ये पोइम वगैरह में कई बार आप कोई चीज याद रखने के लिए राइम बना लेते हैं, तो नेमोनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग एब्रीविएशंस ऑफ लॉन्ग नेम्स helps me to memorize things, so it is something like a mnemonic device for me। मतलब एक मेमोरी जैसे होता नहीं, शार्प करने के लिए, मेमोरी बिल्कुल अपनी ताजी रखने के लिए आप कोई चीज यूज करते हो, तो वो नेमोनिक डिवाइस हो गया। कोई चीज याद रखने के लिए आप कोई चीज यूज करते हैं, तो उससे हम कहते हैं नेमोनिक। क्लियर? तो कोई डाउट्स है इस वर्ड को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, और जो हमारा फोर्थ वर्ड है इस शाम का दोस्तों, वो है एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस, EXUBERANCE, एक्सुबरेंस। आई रिपीट, EXUBERANCE, एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस यानी कि दोस्तों जॉयफुल एंथुजियाज्म। जी हाँ दोस्तों, जब आप बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सुबरेंस। जैसे she was laughing from the sheer exuberance of the performance, मतलब वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस से इतनी खुश थी कि वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही उत्साह में थी, हंस रही थी, तो वो एक्सुबरेंस मतलब एक एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी से भरे हुए, खुशी की एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं एंथुजियाज्म, है ना। तो जॉयफुल एंथुजियाज्म जब हो जाता है, खुशी से आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सुबरेंस, EXUBERANCE, एक्सुबरेंस। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड, एक्सुबरेंस। तो उम्मीद है चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो अभी आप कभी भी पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए तो मैं एक रिकैप ले ही रही हूँ आपकी बिल्कुल आसानी के लिए। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इनकॉजिटेंट। इनकॉजिटेंट, INCOGITANT, इनकॉजिटेंट, INCOGITANT, इनकॉजिटेंट, यानी कि दोस्तों थॉटलेस या फिर इनकंसिडरेट, कोई चीज जिसमें थॉट ही नहीं डाला हो। इनकंसिडरेट मतलब बिना सोचे समझे कोई चीज कर दिया, कोई चीज बता रहे हो जिसमें कोई थॉट ही नहीं है, कोई सीख ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनती, तो उसको आप आ सकते हो इनकॉजिटेंट। जैसे The idea by the team was incognitant, या फिर it was an incognitant idea by the HR team, मतलब जो आइडिया दिया वो ऐसी था, उसमें कोई थॉट तो था नहीं, सेंस तो थी नहीं, तो incognitant। क्लियर? तो जो सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज forlorn, FORLORN, forlorn। ये होता है जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आपको खत्म हो गया सब कुछ, तो उस चीज को हम कहते हैं forlorn, FORLORN, forlorn। जैसे होपलेसनेस हो जाती है ना, बिल्कुल मार्क्ड बाय, जैसे शोइंग होपलेसनेस, कि आपको लग रहा है, आप दिखा रहे हैं बिल्कुल निराशावादी हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं forlorn। जैसे अ forlorn कॉज, ये कॉज था जो कि फॉलोन था, बिल्कुल हेल्पलेस था, मतलब मुझे नहीं लगता ये इस कॉज पे कोई एफर्ट डाल कुछ होगा। दिस इज अ फॉलोन कॉज, मतलब होपलेस है, मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं इसका कुछ आउटकम निकलेगा। या फिर एक और एग्जांपल दिया था, इट वाज द लास्ट फॉलोन अटेम्प्ट, मतलब मैंने 4 बार ट्राई किया, हुआ नहीं, अभी 5वीं बार ट्राई किया और अभी भी नहीं हो रहा, तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट फॉलोन अटेम्प्ट, मतलब बिल्कुल यूजलेस अटेम्प्ट, कि मुझे नहीं लगता कोई भी होप है, कोई भी आगे पॉसिबिलिटी है कि ये खुलेगा, तो बिल्कुल निराशावादी जैसे होता है ना, तो उसको हम कहते हैं फॉलोन। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज निमोनिक, NEMONIC, निमोनिक।
MNEMONIC निमोनिक। निमोनिक यानी कि दोस्तों ऑफ और रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग द मेमोरी। कोई चीज जो आपको मदद करे कुछ याद करने के लिए, कुछ याद रखने के लिए, तो उसको हम कह देते हैं नेमोनिक। MNEMONIC नेमोनिक। ठीक है, तो नेमोनिक जैसे कोई भी चीज आप, हर व्यक्ति की एक तरीका होता है कुछ चीज याद रखने का। कोई एब्रीविएशंस मतलब कोई ड्राइंग बना लेता है ताकि उसको याद रहे, तो वो जो चीज यूज करते हैं आपको चीज याद रखने के लिए, उस चीज को हम कह देते हैं नेमोनिक डिवाइस। क्लियर, तो नेमोनिक MNEMONIC निमोनिक। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए द नेक्स्ट यानी कि फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्सुबरेंस। EXUBERANCE एक्सुबरेंस। EXUBERANCE एक्सुबरेंस यानी कि जॉयफुल एंथुसियाज्म। जब बहुत खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपको बहुत खुशी है, आप खुशी से बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा उछल कूद रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, तो उसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सुबरेंस। जैसे शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द शेयर एक्सुबरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब जो उसकी टीम ने परफॉर्म किया इतना उम्दा, इतना अच्छा, उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, हंस रही थी और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस। तो शी वॉज फीलिंग या फिर शी वॉज लाफिंग विद शेयर एक्सुबरेंस। ठीक है, तो खुशी से हंस रही थी। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 194th एपिसोड के। तो उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए मेरे को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर आई विल बी राइट बैक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 194th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 5th word. तो जो 5वां वर्ड इस शाम का है दोस्तों वो है, तो ये एक अटपटा सा वर्ड है, इंटेलिकी। इंटेलिकी, ENTELECHY इंटेलिकी, ENTELECHY इंटेलिकी यानी कि दोस्तों द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी किसी चीज में पोटेंशियल है, काबिलियत है, तो उस चीज को हम कह देते हैं इंटेलिकी, द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। जैसे जब रोहन ने आपको बोला कि आप एक पजल सॉल्व करके दिखाओ और आपको था कि आप तो कर नहीं सकते, पर आप पे इतना उसने प्रेशर किया कि आप करके दिखाओ, तो आपने कर दिया, तो आपको लगा कि तब आपको रियलाइज हुआ कि आप में पोटेंशियल है। सो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ इंटेलिकी। इंटेलिकी, ठीक है, कि रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। जब आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति अपना पोटेंशियल पता लगता है, जब रियलाइज होता है कि आप में पोटेंशियल है, तो उस रियलाइजेशन को हम कहते हैं इंटेलिकी, ENTELECHY इंटेलिकी। क्लियर, तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज YAMMER। YAMMER, YAMMER, YAMMER। YAMMER यानी कि क्राई लाउडली एज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की तरफ बहुत जोर जोर की कोई चीख रहा है, क्राई कर रहा है, चीखे मार रहा है, तो उसको हम कहते हैं यमर। जैसे द वॉल्व्स वर यमरिंग इन द डेजर्ट। मतलब डेजर्ट एरिया में जो वॉल्व्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट एरिया में वॉल्व जो होते हैं वो मतलब चीखे मार रहे थे जोर जोर की, सो दे वर यमरिंग। क्लियर, तो यमरिंग। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बोंजर। बोंजर, BONZER, बोंजर। बोंजर यानी कि दोस्तों रिमार्केबल और वंडरफुल। कोई चीज जो बेहद अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब जैसे होता नहीं कि बहुत ही कोई चीज अच्छी है, चाहे उसकी यूज में, चाहे देखने में, किसी भी तरीके से कोई चीज उम्दा है, अच्छी है, तो उसको हम कहते हैं बोंजर। BONZER, बोंजर। जैसे She is a bonzer. I guess you will be lucky. मतलब जैसे रोहन ने तुम्हें बताया कि उसकी शादी मेघा से हो रही है, ठीक है, तो आपने कहा अरे वाह, she is a bonzer. I guess you are lucky या you will be lucky. तो तुम लकी हो, वो तो बहुत ही उम्दा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड अदरवाइज भी, तो उस तरीके से, या फिर किसी भी चीज में, तो उसको हम कहते हैं bonzer। कोई चीज बेहद अच्छी हो तो उसको हम कहते हैं bonzer। क्लियर, तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, ट्रोक्लोडाइट। ट्रोक्लोडाइट, TROGLODYTE, ट्रोक्लोडाइट। आई रिपीट, TROGLODYTE, ट्रोक्लोडाइट। ट्रोक्लोडाइट यानी कि दोस्तों वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। कोई व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करता है, अकेले में रहता है, तो उससे हम कहते हैं ट्रोक्लोडाइट। ट्रोक्लोडाइट, जैसे द फेमस राइटर वाज अ वेल नोन ट्रोक्लोडाइट with holed
हु होल्ड अप इन अ कैबिन, मतलब वो हमेशा कैबिन में ही रहा, मतलब निकल के नहीं आया बाहर लोगों में, और ये वो अकेला ही रहा, बिल्कुल अलग रहा, पर वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जैसे कोई कई राइटर्स होते हैं जो कभी लोगों में इतने आए नहीं, कल्ले मतलब रहे हमेशा से। तो जैसे द फेमस राइटर वाज अ वेल नोन, क्या हो गया, ट्रोग्लोडाइट, ठीक है, ट्रोग्लोडाइट हु होल्ड अप इन अ कैबिन, मतलब कभी ज्यादा सामने आए नहीं स्टेज पे लोगों के बीच में, एक जगह पे घर में कैबिन में ही रह के उसने सारा अपने बुक वर्क छापी और वो सब, ठीक है। तो ये कहने का एक सेंटेंस बनाया आपको समझाने के लिए। तो ट्रोग्लोडाइट, ट्रोग्लोडाइट क्या हो गया, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेले में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, पर आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप तो मुझे लेना ही होगा और मैं लूंगी। तो अभी के लिए जो 5वां वर्ड था इस शाम का वो था एंटेलिकी, इंटेलिकी, इंटेलिकी, ENTELECHY, इंटेलिकी, ENTELECHY, इंटेलिकी, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। जब एक एहसास जब आपको होता है कि किसी में काबिलियत है, किसी में पोटेंशियल है, चाहे वो खुद में, चाहे किसी और में, या किसी चीज में, तो तब उस चीज को हम, उस रियलाइजेशन को, उस एहसास को हम कह देते हैं इंटेलिकी, ठीक है। जैसे Rohan forced me to try a puzzle, but I was not sure if I can do it. But somehow I did it and I won. So that was the moment of entelki for me, ठीक है। entelki वो वाला मोमेंट, वो रियलाइजेशन थी कि हाँ मुझ में पोटेंशियल है कि मैं अच्छा कर सकूं। सो entelki, क्लियर। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज yammer, 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 यानी कि जोर जोर की चीखें मारना एनिमल्स की तरह, cry very loudly, तो उसको हम कहते हैं yammer। जैसे the wolves were yammering in the desert, wolves जो होते हैं वो काफी जोर जोर की चीखते हैं, तो उनको चीखों को हम क्या कहते हैं, yammering, yammer, क्लियर। तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज bonzer, 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 bonzer यानी कि दोस्तों बताया था मैंने आपको रिमार्केबल और वंडरफुल, कोई चीज जो बहुत ज्यादा उम्दा है, बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी है, तो उसको आप कहते हो bonzer। जैसे अरे वाह शी इज अ bonzer, आई गेस यू विल बी लकी, मतलब जैसे किसने आपको बताया कि भाई मेरी तो मेघा क्या शादी हुई, तो तुम कह रहे हो अरे भाई वो तो bonzer है, तुम तो भाई लकी हो बहुत, तो वो तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है, तो तुम तो सही हो यार। सो वो होता है शी इज अ bonzer, या फिर कोई चीज है बहुत ही उम्दा तो आपको क्या, अरे इट वाज अ bonzer, ठीक है, क्लियर। तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रोग्लोडाइट, ट्रोग्लोडाइट, TROGLODYTE, ट्रोग्लोडाइट। ट्रोग्लोडाइट मैंने आपको बताया था वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, कोई व्यक्ति जो अकेले में रहता है, हमेशा से अकेले में रहना पसंद करता है और रहता है अकेले में, लोगों से अलग दूर अकेले में, तो उसको हम कह देते हैं ट्रोग्लोडाइट। जैसे द फेमस राइटर वाज अ वेल नोन ट्रोग्लोडाइट हु होल्ड अप इन अ कैबिन। जी हाँ दोस्तों, वो ज्यादा लोगों में मिला नहीं, आया नहीं बाहर, वो एक कैबिन में, एक घर में ही रह के उसने अपना काम किया और वो बहुत ही फेमस राइटर बन गया, जो कि ट्रोग्लोडाइट मतलब अकेले रहा हमेशा से, क्लियर। तो दोस्तों these were the 4 words for the second segment of this 194th episode of Vocabulary Dose। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए, मैं तुरंत लौटूंगी इस ब्रेक के उस पार, क्योंकि बात करनी है अभी और वर्ड्स की। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 194th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। तो चलिए जो 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड है इस शाम का वो है फेंटोड, फेंटोड, FANTOD, फेंटोड, FANTOD, फेंटोड, यानी कि दोस्तों अ स्टेट ऑफ वरी और नर्वस एंजाइटी या इरिटेबिलिटी। जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसको आप कह देते हो फेंटोड, FANTOD, फेंटोड। जैसे पीपल कॉलिंग मी एंग्री जस्ट गिव्स मी द फेंटोड, मतलब जैसे लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम तो गुस्सा हो, तुम तो ये हो वो हो, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है, मुझे एंजाइटी, डर लगने लगती है, नर्वसनेस, घबराने लगता हूं मैं, तो आई गॉट, क्या हो जाता है, फेंटोड। फेंटोड यानी कि दोस्तों फेंटोड हो गया स्टेट ऑफ वरी एंड नर्वसनेस, क्लियर। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये जो वर्ड है ये भी एक अच्छा वर्ड है, स्टल्टिफाई, स्टल्टिफाई, STULTIFY, स्टल्टिफाई, STULTIFY, स्टल्टिफाई, यानी कि दोस्तों डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी या मेक यूजलेस ऑफ
वर्थलेस, मतलब यूजलेस और वर्थलेस कोई चीज को बना दिया जाए, या फिर किसी में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रही, वीकनेस आ गई बहुत ज्यादा, उसमें ताकत ही नहीं कि उठ के खड़ा हो जाए, कोई चीज कर ले, तो उसका पता है स्टल्टीफाई, STULTIFY, स्टल्टीफाई, स्टल्टीफाई। क्लियर? जैसे सेंटेंस देती हूँ मैं एक, द बिहेवियर स्टल्टीफाइड द बॉसेस हार्ड वर्क, मतलब बॉस ने इतना हार्ड वर्क किया था, इतनी मेहनत की थी, पर उनके बिहेवियर की वजह से, जो मतलब उनका जो बिहेवियर था वो, उसने बिल्कुल ही, जो उनका हार्ड वर्क था बॉस का, वो बिल्कुल कह रही कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पानी फेर दिया। सो देयर बिहेवियर स्टल्टीफाइड द बॉसेस हार्ड वर्क, जो मतलब 200% हार्ड वर्क दिया था बॉस ने, वो 20% भी नहीं दिखा उनकी बिहेवियर की वजह से। या फिर जैसे आफ्टर द लॉन्ग रेस ही सिंपली स्टल्टीफाइड, मतलब रेस के बाद बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल थक गया था वो, तो स्टल्टीफाइड। ठीक है, तो ये आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से बिल्कुल बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है वो है स्टूज। स्टूज, STOOGE, स्टूज, STOOGE, स्टूज, यानी कि दोस्तों अ पर्सन ऑफ अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, मतलब जैसे कोई व्यक्ति ना, तो जो बहुत ही वफादार है, उस पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता, वो बहुत ही वफादार है, स्लेव है एक तरीके से, कि उसका कहे तो कोई ये करे तो वो ये करेगा, वो करो तो वो करो, तो उस पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता और करेगा भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा। सो अ पर्सन ऑफ अनक्वेश्चनिंग, क्या हो गया? ओबीडियंस। जैसे स्टूज, इसका मतलब अगर सेंटेंस बनाऊं तो क्या कह सकते हैं? अ स्लेविश स्टूज टू द पार्टी बॉसेस, मतलब एक, मतलब हर वक्त पार्टी में बॉसेस के पीछे पीछे घूमते रहना, उनके सारे काम कर लेना, उनसे जो भी पूछा जाए, मतलब जो हर वक्त बॉसेस की हाँ में लाते रहना, तारीफ करते रहना, तो ही इज अ स्लेविश स्टूज टू द पार्टी बॉसेस, मतलब जो पार्टी बॉसेस, बॉस वगैरह है उनकी, मतलब वो बिल्कुल स्लेव है उनका, मतलब ओबीडियंट है, बिल्कुल जो वो कहते हैं वो कर देता है, चाहे वो कोई काम करे, चाहे वो रात को 12 बजे भी बुला के काम करवा ले, तो ही इज अ स्टूज। ठीक है, तो स्टूज क्या हो गया? पर्सन ऑफ अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें जो बेहद ज्यादा ओबीडियंट है, उसमें बहुत ज्यादा वफादार है, तो उसको हम कहते हैं स्टूज। क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नेटर। नेटर, NATTER, नेटर, NATTER, नेटर, यानी कि दोस्तों टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है ना कि आप भी गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं लोगों से, पर आप इतनी चीजें आपस में शेयर नहीं करते, मतलब अपने पर्सनल बातें करते हैं पर ओपनली कोई चीज शेयर नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं नेटर। जैसे द मेन वर सिटिंग इन द कैफे एंड नेटरिंग, मतलब जैसे 3-4 लोग बैठे हैं कैफे में और बातें कर रहे हैं, 3-4 घंटे से बातें कर ही जा रहे हैं, पर कोई पर्सनल बात या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं कर रहे, सारे यहाँ की बातें कर रहे हैं, सो उसको हम कहते हैं नेटर। ठीक है, टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड। कोई डाउट है आपको, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के ऑफ 194th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। The 9th word for the evening was fantod, 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 यानी कि मैंने बताया था state of worry और nervous anxiety, irritability, जब आपको किसी चीज से डर लग रहा है, बिल्कुल आप घबरा रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, तो उस चीज को उस हालात में जब आप होते हैं तो उसको हम कहते हैं fantod। जैसे पीपल कॉलिंग मी एंग्री जस्ट गिव्स मी द फेंटॉड, मतलब जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो एकदम से मुझे इरिटेशन होने लगती है, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, डर लगने लगता है, सो आई फील फेंटॉड। क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्टल्टीफाई, STULTIFY, स्टल्टीफाई, STULTIFY, स्टल्टीफाई, यानी कि डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी, या मेक यूजलेस और वर्थलेस, कोई चीज, किसी चीज की बिल्कुल ताकत खत्म कर दे, उसे बहुत वीक बना दे, या कोई व्यक्ति या कोई चीज बिल्कुल वीक हो जाए, बिल्कुल एफिशिएंसी खत्म हो जाए, स्ट्रेंथ, ताकत खत्म हो जाए, तो वो स्टल्टीफाई हो जाती है। जैसे देयर बिहेवियर स्टल्टीफाइड द बॉस हार्ड वर्क, मतलब देयर बिहेवियर स्टल्टीफाइड द बॉसेस हार्ड वर्क, मतलब जो उनका बिहेवियर था, उन्होंने कहा कि ले ये तो कोई भी कर ले, और बॉस ने इतनी मेहनत की थी, सो देयर बिहेवियर स्टल्टीफाइड बॉसेस हार्ड वर्क। तो स्टल्टीफाई होता है कि किसी चीज को बहुत ही वीक कर देना, बहुत दिखाना कि बहुत ही वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। ठीक है, या फिर आफ्टर द रेस ही वाज
so stultified that he fell down on the floor. मतलब रेस के बाद इतना थक गया था, टूट गया था कि उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई थी और वो गिर गया. So he was stultified. Clear? तो चलिए, the 11th word for the evening was stooge. STOOGE, stooge. जी हाँ दोस्तों, stooge मैंने आपको बताया था, a person of unquestioning obedience. मतलब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल, जिस पर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि वो वफादार नहीं है या उसने कोई चालाकी की होगी. कोई व्यक्ति जो बेहद वफादार है, एक स्लेव जैसे होता है, वैसे एक गुलाम की तरह है, वो पूरा सब कुछ मानता है, तो ओबीडियंट है, तो उसको आप कहते हैं स्टूज. जैसे a slavish stooge to the party bosses. मतलब ये is a slavish stooge to the party bosses. मतलब जो पार्टी में बॉसेस हैं, सबको उनके पीछे पीछे उनकी सारी बातें मानते हैं, तो he is just like a slavish stooge, मतलब कि बहुत ही वफादार उनका. तो चलिए, the 12th word for the evening was netter. netter, ये एक अच्छा वर्ड है, NATTER, netter, जो मैंने बताया था, टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. जब आप सोशली लोगों में बैठ के बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, 2-3 घंटे पूरा दिन बातें कर लेते हैं, पर आप कोई भी पर्सनल चीज या कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं बताते, ज्यादा खुल के बात नहीं करते कोई, तो उसको हम कह देते हैं नेटर. ठीक है, तो टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन दिए बिना जब आप गप्पे मार लेते हैं घंटों, तो उसको हम कहते हैं नेटर. जैसे द मेन वर सिटिंग इन द कैफे एंड नेटरिंग, मतलब घंटों भर वो गप्पे मारते रहे, पर कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन जिससे कोई रिवील हो, ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, तो दे वर जस्ट नेटरिंग. क्लियर? तो दोस्तों, these were the 4 words for the third segment of this 194th episode of Vocabulary Dose. But now I have to take a quick break. I'll be right back with the remaining 4 words. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay. तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 194th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 13th word. तो 13वां वर्ड इस शाम का है benefaction. benefaction, 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 यानी कि दोस्तों a contribution of money or assistance. मतलब जब आप किसी की मदद करते हैं पैसे से या फिर वैसे मदद करके, तो उसे हम कहते हैं benefaction. benefaction, जैसे he did an एक्सेप्शनल बेनिफेक्शन, मतलब उसने जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको एक लैपटॉप दिलवा दिया. मतलब जैसे अपने पैसे खर्च के बिल्कुल चैरिटी करके बिल्कुल मदद की, और इतनी बड़ी चैरिटी की, इतनी बड़ी मदद की. सो ही डिड एन एक्सेप्शनल बेनिफेक्शन. क्लियर दोस्तों? अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और असिस्टेंस. जब कोई व्यक्ति जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी रकम चैरिटी में दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो जब ऐसे कोई बड़ी चीज कर देते हैं तो आप कह सकते हो ही डिड सच अ ग्रेट बेनिफेक्शन. जैसे सोनू की बात करूं मैं, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, क्षमा चाहूंगी. तो सोनू जो है, वो जो हीरो है, तो उसका काफी नाम आता है, और उसने भी बेनिफेक्शन किया. मतलब जैसे जितने भी लोग थे मुंबई से, उन एरियो से गांव वगैरह भेजा उन्हें, जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ, तो बेनिफेक्शन है, तो वो बेनिफेक्शन होता है. तो इसी तरीके से कोई बड़ी चीज, बड़ा व्यक्ति बड़ी चीज दान कर दे, बड़ा कोई एक्शन कर दे दिल खोल के, तो उसको हम कहते हैं बेनिफेक्शन. क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, स्टेलिफ्रस. जी हाँ दोस्तों, स्टेलिफ्रस, STELLIFEROUS, स्टेलिफ्रस, STELLIFEROUS, स्टेलिफ्रस. स्टेलिफ्रस यानी कि दोस्तों फिल्ड विद स्टार्स एंड स्टारी, कोई चीज जो तारों से भरी हुई है, मतलब स्टार से भरी हुई है, तो उसको आप कहते हो स्टेलिफ्रस. STELLIFEROUS, स्टेलिफ्रस. जैसे द नाइट वाज स्टेलिफ्रस, मतलब रात को बिल्कुल तारे निकले होते, जगमग तारे थे आसमान में. सो द नाइट वाज स्टेलिफ्रस. या फिर द ड्रेस इज सो स्टेलिफ्रस, मतलब ड्रेस पे बिल्कुल तारे बने हुए, मोती तारे वगैरह बने हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेलिफ्रस. क्लियर? तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑप्सिमाथ. OPSIMATH, ऑप्सिमाथ, ऑप्सिमाथ, यानी कि दोस्तों अ पर्सन हु बिगिंस टू लर्न और स्टडी ओनली लेट इन लाइफ. कोई व्यक्ति जो जिंदगी में लेट पढ़ाई करनी शुरू करे, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं?
तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है ऑप्सीमात, OPSIMATH, ऑप्सीमात, अ पर्सन हु बिगिन्स to learn or study only late in life. For example, as now everything is okay in his family, Rohan is planning to rejoin the college as an opsimat. मतलब पहले कुछ कारणों की वजह से वो पढ़ नहीं पाया और अब जैसे कि उसकी लाइफ में फैमिली में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं तो अब वो 45 की उम्र में वापस पढ़ाई शुरू करना चाह रहा है. So he is planning to rejoin the college as a क्या हो गया, एज एन ऑप्सीमात. तो एक अच्छा वर्ड है और बेहद उनको सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो आगे जाके बड़ी उम्र में भी अगर हालात ठीक हो जाता है, जब उनके पास थोड़ा पैसा आता है तो पढ़ने की चाहत जगाते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक सैल्यूट है. तो उसको हम कहते हैं ऑप्सीमात. ऐसे लोगों के जो एक्शन है कि आगे चाहे उम्र ज्यादा होगी फिर भी वो पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे ऑप्सीमात. क्लियर दोस्तों? तो ये बेहद अच्छा लगा मुझे वर्ड और मुझे उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा. पर अभी के लिए अभी हमें कदम लेना होगा 16वें वर्ड की तरफ. द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंपोर्ट. कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट, यानी कि दोस्तों एक्ट वेल और प्रॉपरली या नॉट बी नॉटी. जब कोई व्यक्ति अच्छे से बिहेव करे, नॉटी नहीं, बिल्कुल अच्छे से कोई बिहेव कर रहा है, प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, तो उसको आप कहते हैं कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट. जैसे द चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोर्ट, मतलब जो बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है तमीज से. तो कंपोर्ट. क्लियर? एक अच्छा वर्ड है ये भी. तो दोस्तों इसी के साथ हमारे हो गए ये 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 194th एपिसोड के. पर जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी, ताकि कोई भी वर्ड अगर मिस हो गया तो आप जल्दी से दोहरा लें. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो 13वां वर्ड था इस शाम का 13th वर्ड था वो था बेनिफेक्शन. BENEFACTION, बेनिफेक्शन. BENEFACTION, बेनिफेक्शन, यानी कि बताया था मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी और असिस्टेंस. जब कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है पैसे से या मदद करके तो उसे हम कहते हैं बेनिफेक्शन. जैसे ही डिड एन एक्सेप्शनल बेनिफेक्शन, या फिर जैसे होते नहीं बिजनेसमैन वगैरह या फिर कोई भी कई लोग होते हैं, चाहे आप स्टार्स ले लो या फिर कोई सेलिब्रिटी, कुछ एक सेलिब्रिटीज होते हैं, अभी नाम मुझे याद नहीं आया था पहले भी, अब भी नहीं आ रहा. सोनू सूद ने जैसे एक बिल्कुल दिल खोल के लोगों को उनके गांव तक पहुंचाया, उनको मदद किया पैसे से इतना अभी लॉकडाउन के दौरान, तो वो बेनिफेक्शन. ठीक है, वो एक एक्ट ऑफ मतलब मनी से असिस्टेंस से हेल्प की, तो बेनिफेक्शन. जैसे सोनू सूद डिड एन एक्सेप्शनल बेनिफेक्शन. क्लियर? आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू. बट अगेन कोई डाउट है, कोई भी अगर चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टेलीफ्रस. Stellifrous, STELLIFEROUS, टेलीफ्रस. STELLIFEROUS, टेलीफ्रस, यानी कि filled with stars और starry. कोई चीज बिल्कुल जो जगमगा रही है स्टार्स की वजह से, तारों की वजह से, तो उसको आप कहते हो टेलीफ्रस. जैसे the night was टेलीफ्रस, the night was टेलीफ्रस, या फिर this dress is टेलीफ्रस. कोई ड्रेस है उस पर तारे हैं, बिल्कुल स्टार्स ही स्टार्स हैं, तो आप कह रहे हैं दिस ड्रेस इज टेलीफ्रस. क्लियर? तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑप्सीमात. ऑप्सीमात, OPSIMATH, ऑप्सीमात. OPSIMATH, ऑप्सीमात, जिसका मतलब मैंने बताया था पर्सन हु बिगिंस टू लर्न और स्टडी ओनली लेट इन लाइफ. कोई व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में लेट पढ़ना शुरू करता है या लर्न करना शुरू करता है तो उसको आप कह देते हो ऑप्सीमात. जैसे as now everything is okay in his family, Rohan is planning to rejoin the college as an opsimat. मतलब अब जैसे फैमिली में हालात ठीक हो गए, पैसे भी वो कमाने लगा है, तो वो पढ़ना चाहता है और वो वापस कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है इस 45 की उम्र में. जैसे तो इतनी लेट जाके भी वो पढ़ना शुरू करना चाहता है, तो दैट इज रियली कमेंडेबल. तो इस चीज को हम कहते हैं ऑप्सीमात, एज एन ऑप्सीमात, यानी कि जो लेट उम्र में स्टार्ट करते हैं उनको कहते हैं दे आर लर्निंग एज एन ऑप्सीमात. OPSIMATH, ऑप्सीमात. तो चलिए इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th लास्ट वर्ड था इस शाम का वो था कंपोर्ट. COMPORT, कंपोर्ट. COMPORT, कंपोर्ट, यानी कि एक्ट वेल और प्रॉपरली, नॉट बी नॉटी. कोई व्यक्ति जो अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से बात करे, नॉटी नहीं, बिल्कुल अच्छे से तहजीब से, तो उसको हम कहते हैं कंपोर्ट. COMPORT, कंपोर्ट. जैसे द चिल्ड्रन
मस्ट लर्न टू कंपोर्ट, मतलब बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सो चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोर्ट। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स ऑफ 4th सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। तो चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ एक ब्रेक छोटी सी और लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार, क्योंकि अभी हमें बात करनी है लास्ट सेगमेंट में। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।